ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादे जिस्म और अरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 44। नहीं अम्मी, बस यूं ही कह दिया होगा उसने। देख ताबी, वालदा ने अजीब लहजे में कहा, तेरे बारे में मेरे दिल में जो आवाज़ आती है ना, वो कभी झूठी नहीं होती। मैंने बहुत दफ़ा आजमाया है, अब भी मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कि तेरा ये दोस्त तेरे और हम सब के लिए नेक शगुन साबित होगा। इसकी दोस्ती पर शक न करना। मैं हैरान रह गया। वालदा ने एक मुख्तसर सी रफ़ाकत के बाद इमरान के बारे में ऐसा बयान दे दिया था। मुझे वालदा के वजदान पर यकीन था। वो अब ख़ास लबो लहजे में जब भी कुछ कहा करती थी, वो किसी न किसी शक्ल में पूरा हो जाता था। टेलीफोन पर बात ख़त्म करने के बाद भी मैं देर तक वालदा के लहजे पर गौर करता रहा। मेरे अपने अंदर से उठने वाली आवाज़ भी वालदा के ख्याल की तायद कर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मैं इमरान के बगैर नहीं रह सकता। इसकी बेलौस व बेलाग दोस्ती एक तेज़ असर नशे की तरह थी और यह नशा कुछ ही अरसे में मेरे रगों पे में सराहियत करके अपनी नाकाबिले मज़हमत ज़रूरत बन गया था। बेलौस दोस्ती का लफ्ज़ हम 1000 बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस लफ्ज़ को असल मानी इमरान ने दिए थे। मुझे लगा कि मैं पहली रात की तरह आज भी इसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ और अब इस मोटरसाइकिल से कभी नहीं उतर सकूँगा। अगले रोज़ मैडम ने लाल कोठी के शानदार बेसमेंट में एक छोटी सी पार्टी का एहतमाम किया। इसमें सेठ सराज, आरफ खान, शेर मोहम्मद शेरा और शेरे का साथी मुख्तियार भी शामिल था। ये पार्टी एक तरह से अहम मुलाजमीन के दरमियान कोऑर्डिनेशन कायम करने के लिए थी। गैर मुतवक्को तौर पर इसमें छोटी मैडम यानी नादिया ने भी शिरकत की। इस पार्टी में मैडम सफूरा ने फिर अपनी बात दोहराई। उसने कहा कि अब इमरान और इसके दोनों साथी हमारे स्क्वाड का हिस्सा हैं। हमें अपनी सारी पुरानी रंजिश से बुलाकर और मिलकर काम करना है। हमें अपने गिले शिकवे दूर करके अपने दिल साफ कर लेने चाहिए। मैडम ने ख़ास तौर पर मुझे और सेठ सराज को साथ साथ बिठाया। उसने मुझसे कहा, देखो ताबिश, जब नया तल्लक बनाना हो तो पुरानी बातें भुलाना पड़ती हैं। मजीद मिट्ठू सराज के करीबी साथियों में से था। इसकी मौत जिस तरह हुई वो हम सब जान गए हैं। सराज के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारी मंगेतर का अगवा था। बेशक सराज के साहबजादे की वो एक संगीन गलती थी और इस गलती के असरात दूर तक गए। बहरहाल अब ये गलतियों को खुले दिल से माफ़ कर देने का वक्त है। मैडम ने इस तरह की और भी कई बातें की। इसने इस बात की तस्दीक की कि सराज का बेटा वाजी पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी है। आखिर में मैडम ने मुझे मजबूर किया मैं सेठ सराज से एक बार पुरखलूस दिल से गले मिलूं। मैंने ऐसा करने से पहले एक निगाह इमरान पर डाली। उसके चेहरे पर मुवाफिक तासरात थे। मैंने सेठ सराज से मुनानका किया, लेकिन एक बार फिर लगा कि सिर्फ सीने से सीना मिला है, दिल से दिल नहीं। 3-4 मुलाजिम लड़कियां तितलियों की तरह हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। इनमें से 2 वो थी जो ख़ास हमारी खिदमत पर मामूर थी। इनमें से एक ब्लैक चेहरे वाली लड़की का नाम सारा था, जो ज़्यादातर इमरान के गिर्द मंडलाती रहती थी। अब भी इस कम उम्र लड़की ने जिस्म को नुमायां करने वाला होशरुबा लिबास पहना हुआ था। हमारे तराब में चकरा रही थी। बेसमेंट में जलबेज कालीन बिछे हुए थे। एक तरफ बार था, चमकीली बोतलें और शफाफ गिलास गर्दिश कर रहे थे। बार के सामने रक्सगाह थी। बस पर्दा मध्यम आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा था और फ्लोर पर एक लड़की मुसलसल अपने शबाब जिस्म को थका रही थी। गाहे बगाहे वो तिरकती नशिस्तगाह में भी आ जाती थी और हाजरीन को गिलास, सोडा और सिगरेट वगैरह पेश कर देती थी। ये 5 स्टार से कहीं ऊपर का माहौल था। मैडम नादिया कुछ खामोश सी थी। बहरहाल तकरीब में हिस्सा ले रही थी। दीगर हाजरीन की तरह वो भी मुसलसल पैग ले रही थी, बल्कि इस मामले में वो सबसे आगे दिखाई देती थी।
इमरान ने इस खुशगवार माहौल से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उसने मैडम सफूरा से मुखातब होकर कहा, एक गुजारिश करना चाहता हूँ, बोलो। बोलो, बगैर इजाज़त के बोल सकते हो, सफूरा ने बेर का घूंट लेते हुए कहा। यह खुशी का मौका है मैडम, हमने एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करके दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। क्यों ना इस मौके की मुनासबत से सलीम को भी माफ़ कर दिया जाए। मैडम सफूरा ने नादिया की तरफ देखा। वो फौरन तनकर बोली, दुश्मन और गद्दार में फ़र्क होता है। सलीम लंगड़ा गद्दार है, मगर मेरे ख्याल में इसको काफ़ी सज़ा मिल चुकी है मैडम। नादिया, हम परसों भी पूरा 1 घंटा इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते रहे हैं। तुम अपने तौर पर कैसे कह सकते हो कि ये काफ़ी सज़ा है? हो सकता है कि मेरे नज़दीक ये कुछ भी ना हो। नादिया मखमूर अंदाज में बोली। इसकी आंखों में नशा तैरने लगा था। मैडम सफूरा ने फौरी मुदाखलत करते हुए कहा, अच्छा, इस बारे में फिर बात करेंगे, मगर जब तक कोई फ़ैसला नहीं हो जाता, सलीम से कोई मारपीट नहीं होगी, ठीक है? नादा, मैडम ने नादिया से तस्दीक चाही। वो जज़ीर नज़र आई, तहम उसमें इस्बात में सर हिला दिया। खाना शानदार था। मैंने सेठ सिराज को एक दफ़ा पहले भी खाते हुए देखा था। वो जैसे खाने पर बाकायदा हमला करता था। खाना खाते हुए उसकी छोटी छोटी आंखों में देसी की हरीस चमक उभरती थी, जैसी लड़कियों को देखते हुए। खाने के बाद एक बार फिर शराब का दौर चला। इस दौर में इमरान ने भी बियर के 1-2 छोटे पैग लिए। मैडम नादिया बला नोशी का मुजाहरा कर रही थी। इसके चेहरे पर अंदरूनी इज़्तिराब के आसार साफ दिखाई दे सकते थे और पढ़े जा सकते थे। साथ साथ वॉल फॉल भी बोल रही थी। बड़ी बहन मैडम सफूरा किसी काम के लिए बाहर गई तो नादिया और भी खुल गई। वो थिरकने लगी और गाहे बगाहे शराबियों के अंदाज में हाथ लहरा लहरा कर बात करने लगी। उसने मैडोना के एक जज्बात अंगेज इंग्लिश गाने से चंद बोल सुनाए, फिर एक जोक सुनाया जिसका तल्लक सर्कस की गहमा गहमी से था। वो इमरान के बिल्कुल सामने बैठी थी और अपने सिगरेट का धुआं जानबूझकर इसकी तरफ छोड़ रही थी। फिर वो अपना गिलास भरने के लिए खुद ही उठी और लड़खड़ा कर गिर गई। गिरते हुए उसके हाथ इमरान के कंधे से टकराया और इसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट इमरान की गर्दन पर बुझ गया। इमरान तड़प कर पीछे हटा और उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हुए। आरिफ खान ने नादिया को संभाल कर उठाया। नादिया नशे की हालत में अफसोस का इजहार करने लगी। ओ सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ओ तुम्हारी गर्दन तो जल गई। वो इसकी गर्दन पर फूंक के मारने लगी। कहा नहीं जा सकता था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है या इत्फाकन हो गया है। इमरान की गर्दन पर सुर्ख दाग नजर आ रहा था। नादिया ने बहके हुए अंदाज में अपने टिश्यू पेपर से इस दाग को साफ करने की कोशिश की। मैं माफ़ी मांगती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओ नो नो, नहीं होना चाहिए था। व्हाट कैन आई डू नाउ? अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। ये लो सिगरेट। तुम भी मुझे सिगरेट सुलगा सकते हो, लगा सकते हो, जहाँ चाहे लगा सकते हो। उसने अपनी गर्दन आगे कर दी और सिगरेट इमरान के हाथों में थमाने की नाकाम कोशिश की। ओहो, पकड़ो ना, प्लीज़ होल्ड इट, वो बहकी आवाज़ में बोली। अच्छा, गर्दन पर नहीं लगाना चाहते तो जहाँ जी चाहे लगा लो। उसने अपनी टी शर्ट के बटन तेज़ी से खोल दिए। वो वाकई धुत हो रही थी। उसने एक बार फिर अधबोजा सिगरेट ज़बरदस्ती इमरान के हाथ में थमा दे और उसे अपने अरियां जिस्म से लगाने की कोशिश की। यह कोशिश भी नाकाम हुई। लगता था कि तकरीब के दीगर हाज़रीन नादिया की हरकतों के आदी थे। इनमें से अक्सर के लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। पता नहीं यह किस्सा क्या रंग अख्तियार करता कि इस दौरान में मैडम सफूरा लंबे डग भरती अंदर आ गई। इस वक्त नादिया शराबी लहजे में इमरान को मुखातब करके बोल रही थी, बड़े मगरूर हो तुम क्या समझते हो अपने आप को? क्या मैं तुम्हारा एहसान अपनी तरफ रख लूँगी? हरगज़ नहीं, नॉट एट ऑल। तुम मुझे सिगरेट लगाओ, अभी लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूँगी। इस तरह लाइक वेट। उसने शैम्पेन की बड़ी बोतल तड़ाक से दीवार पर तोड़ दी। नादो, क्या कर रही हो? होश करो, मैडम सफूरा चिल्लाई। नादो, जो अब दूसरी बोतल की तरफ बढ़ रही थी, ज़रा ठिठक कर रुक गई। उसने सुर्ख आंखों से बड़ी बहन को देखा। तंदो तेज़ लहजे में कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर कुछ बोलने से पहले ही बंद कर लिया। मैडम दोबारा गरजी, ख़त्म करो ये तमाशा। क्यों इतनी शराब
अंडेलती हो अपने अंदर, क्यों बेड़ा गर्क कर रही हो अपना। नादिया ने बागी नज़रों से बड़ी बहन की तरफ देखा, ताब कुछ कहे बगैर ही पाँव पटकती हुई बाहर चली गई। उसके जाने के बाद भी आध पौन घंटे तक पार्टी चलती रही। सेठ सिराज की मौजूदगी मुझे सख्त बेचैन कर रही थी। बहरहाल मैंने जैसे तैसे वक़्त गुजार लिया। मेरा जहन मुसलसल उलझा हुआ था। रात को जब मैं देर तक जागता रहा और सोचता रहा, एक बेनाम तजब्ज़ब ने मुझे घेरा हुआ था। इमरान का साथ छोड़ने को दिल नहीं चाहता था, दूसरी तरफ उसकी ख़तरनाक मसरूफियात का साथ देना भी दुश्वार महसूस होता था। रात 2-2:30 बजे के लगभग एक अजीब वाक़या हुआ। मैं बिस्तर पर लेटा था। इमरान उठकर मेरे पास आ गया और करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। वो 2 दिन से काफ़ी संजीदा नज़र आ रहा था। सिगरेट सुलगा कर बोला, ताबी, लगता है अभी तक उलझन में हो। मुझे लगा जैसे उसने मेरे दिल में झांक लिया हो। ताहम मैंने बेपरवाही से कहा, कैसी उलझन? यही उलझन के चला जाऊं या ना जाऊं। मेरी हमाकतों का साथ देना मुश्किल नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मुझ पर तरस भी आ रहा है। यही ना बात? वो अपने मखसूस अंदाज में मेरी तरफ झुक कर बोला, लबों पर उदास लेकिन वही मकनातीसी मुस्कुराहट थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने झूठ बोला। उसने 2 लंबे कश लेकर कहा, ऐसा करते हैं कि फाल निकालते हैं, देखते हैं तुम्हारे चले जाने के हक़ में फ़ैसला आता है या ना जाने के हक़ में। कैसी फाल? भाई, आप जिस तरह के हैं हमारी फाल भी वैसी ही होगी। मैं अक्सर रिवाल्वर से फाल निकाला करता हूँ और मेरी फाल अक्सर ठीक निकलती है। वो धीमे लहजे में बोल रहा था। 10-15 फुट की दूरी पर इकबाल अपने बेड पर दर्द की 2 गोलियां खाकर सोया हुआ था। यार, तुम्हारी पहली और जैसी बातों ने मुझे उसे उलझन होती है। इसमें पहली वाली कोई बात नहीं मेरी जान, उसने कहा। खलंडरे अंदाज में कमीज के नीचे से रिवाल्वर निकाल लिया। ये इमरान का अपना रिवाल्वर था। काली मैडम ने उसे वापस किया था, साथ में एक मोबाइल भी दिया था। इमरान ने बड़े इत्मीनान से रिवाल्वर के चैम्बर में एक गोली डाली और मुस्कुराते हुए रिवाल्वर की नाल अपने बाएं हाथ की हथेली पर रख ली। ऐसा करने से पहले उसने रिवाल्वर की चरखी को 2-3 बार घुमा दिया था। गोली चल गई तो चले जाना, ना चली तो अपने इरादे पर नज़रसानी करना, इमरान ने अजीब वजदानी लहजे में कहा। फिर मेरे कुछ कहने से पहले उसने आंखें बंद करके ट्रिगर दबा दिया। मेरी रगों में सनसनाहट दौड़ गई। बहरहाल गोली नहीं चली और इमरान का हाथ, जो गोली चलने की सूरत में नहायत शदीद तौर पर जख्मी हो सकता था, महफूज रहा। उसने जादुई नज़र से मेरी तरफ देखा और बोला, अब क्या ख्याल है? मैं खामोश रहा। उसने सिगरेट के 2-3 गहरे कश लेकर धुआं फ़ज़ा में छोड़ा और रिवाल्वर मेरी गोद में डाल दिया। हौले से बोला, वैसे मैंने रिवाल्वर में जो गोली डाली थी वो अकेली नहीं थी। क्या मतलब? वो जवाब देने के लिए बजाय मुस्कुराता रहा और नया सिगरेट सुलगा लिया। मैंने रिवाल्वर का चैम्बर खोलकर देखा और शुष्क रह गया। चरखी में 4 गोलियां मौजूद थी, बस 2 खाने खाली थे। इसका मतलब था कि 3 गोलियां पहले से रिवाल्वर में मौजूद थी। कभी कभी मुझे तुम्हारी ज़हनी हालत पर शक होता है, मैंने लर्ज़ा आवाज़ में कहा। अकल और इश्क 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं जिगर। अब गैबी इशारे लेने हैं हो तो फिर अकल की बजाय जुनून से काम लेना पड़ता है। मैं हैरत से उसका चेहरा तक रहा था। रात के इन खामोश लम्हों में लग्जरी बेडरूम में खिड़कियों से बाहर तेज़ हवा चल रही थी। कभी कभी बिजली भी चमकती थी। वो मेरे सामने बैठा किसी दास्तानी किरदार की तरह मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर वजदान की रोशनी थी, ऐसा वजदान जो बेहद पुख्ता यकीन के बतन से फूटता है। पता नहीं क्यों इन लम्हों में मेरे लिए फ़ैसला करना बहुत आसान हो गया और मेरा फ़ैसला था कि मैं इमरान का साथ दूंगा और देखूंगा कि पर्दा गैब से मेरे लिए क्या ज़हूर आता है। बहरहाल अपने इस फैसले के बारे में मैंने इमरान को अगली सुबह भी बताया। वो मेरे फ़ैसले से बहुत खुश था, पता नहीं क्यों। मगर मारूजी अंदाजे से देखा जाता तो मेरे लिए हर तरह से सूदमंद था, जबकि मैं इसके लिए हर तरह बेसूद। फिर भी वो मुझे साथ रखना चाहता था। यह बात समझ में नहीं आती थी। यार इमरान, अगर तुम चाहते हो कि मेरा दिमाग ठीक काम करता रहे और मैं नफ्सियाती मरीज ना बन जाऊँ, तो फिर मुझे पहलियों में ना उलझाया करो। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या करना चाह रहे हो और मैडम से तुम्हारी क्या बातें तय हुई हैं। हम दोनों ग्रासी लाल में बैठे थे। इकबाल को हल्का सा बुखार था, वो बेडरूम में ही लेटा हुआ था। तो मैं किस बात का कन्फ्यूज़न है?
मुझे लगता है कि बस कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, कोई बात भी ठीक है से मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। तुमने मामलात को बहुत उलझा दिया है। मैंने कहनियों के बल नरम घास पर नीम दराज होते हुए पूछा, मजीद मिट्ठू अगर मैडम सफूरा का बंदा था तो वह जेलम में क्या कर रहा था? बेशक वो मैडम का बंदा था, मगर उसने बताया ही था कि इब्रार सदीकी से भी इसकी अलैक सलैक हो चुकी है और इब्रार सदीकी से कभी कभार अपने साथ टैक्सला मर्दान वगैरह भी लेकर जाता था। वहाँ जेलम में मजीद क्या कर रहा था? इब्रार सदीकी आजकल जेलम में ठहरा हुआ है। वहीं पर सदीकी का कोई पीर तरीक़त भी है। हर महीने की पहली जुमरात को पीर साहब के यहाँ कोई महफिल होती है जो सारी रात जारी रहती है और कभी कभार दूसरी रात तक चलती रहती है। इब्रार सदीकी को इस महफिल में शरीक होना था। उसका ख़ास मुलाजिम सुल्तान फ्लैट की हिफाजत करता था। सदीकी को इस बंदे पर बेपनाह भरोसा है, मगर हुआ यह कि जिस रात सदीकी महफिल में शरीक होना था उस रोज़ सुल्तान को अपने एक ज़रूरी काम के लिए वापस लाहौर आना पड़ गया। दरअसल सुल्तान की कमी पूरी करने के लिए इब्रार सदीकी ने मजीद मिट्टी को जेलम बुलाया था।